दिल हुआ वो काटा, ये दिल हुआ वो काटा, ये दिल हुआ वो काटा, ये दिल हुआ वो काटा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्रामों के सिलसिले वक्त की बात में बसंत पर तैयार किए गए तीसरे और आखिरी प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले दो हिस्सों में हमने आपको बताया कि बसंत यहाँ कैसे शुरू हुई और क्यों ख़त्म हुई। आज आपको बताया जाएगा कि दुनिया के दीगर मुल्कों में पतंगबाजी कैसे की जाती है। नाज़रीन, आपको ये बात पहले बताई जा चुकी है कि पतंगबाजी जिस भी किस्म की हो, इसमें बुनियादी अंसर मुकाबला होता है। बरसगीर और दुनिया के दीगर हिस्सों की पतंगबाजी के मुकाबलों का बुनियादी फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ की पतंगबाजी में मुकाबला सिर्फ पतंग काटने का होता है, जबकि यूरोप और अमेरिका में पतंग उड़ाने का। हमारे यहाँ जिसकी पतंग कट जाए वो हार जाता है और काटने वाला जीत जाता है, जबकि दुनिया के दीगर मुकामात पर सबसे ऊंची या सबसे ज़्यादा देर तक पतंग उड़ाने वाले को कामयाब करार दिया जाता है। इसके अलावा बैरूनी दुनिया में पतंगबाजी के मुकाबलों की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिनमें सबसे खूबसूरत पतंग और सबसे बड़ी पतंग और एक वक्त में एक से ज़्यादा पतंगें उड़ाने के मुकाबले ज़्यादा हैं। यूरोप और अमेरिका में एक से ज़्यादा किस्म की पतंगें उड़ाई जाती हैं। इन पतंगों को बुनियादी तौर पर दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है। एक ग्रुप की पतंग को स्टंट काइट और दूसरे को पावर काइट कहा जाता है। स्टंट काइट को उड़ाना निस्बतन आसान समझा जाता है। इस तरह की पतंगे उड़ाने को स्पोर्ट्स काइट फ्लाइंग भी कहा जाता है, जबकि पावर काइट ग्रुप की पतंगे उड़ाने को ज़्यादा मुश्किल तस्वर किया जाता है। इन पतंगों की तैयारी में ये ख्याल रखा जाता है कि इनकी मजबूती साहिल समंदर की मूज़ और हवाओं का मुकाबला कर सके। इन मजबूत पतंगों को उड़ाने वाले शख्स का इतना माहिर और ताकतवर होना ज़रूरी होता है कि वो स्टंट काइट को साहिल समंदर पर ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा उड़ाए और फिर नीचे भी उतार सके। इन पतंगों की रफ्तार मापने के लिए अक्सर समंदर में सर्फिंग करने वालों को साथ में लाया जाता है। जिस पतंग के साथ सर्फिंग करने वाला सर्फर सबसे मखसूस फासला सबसे पहले तय करे, उसी पतंग को तेज रफ्तार तरीन पतंग करार दिया जाता है। यूरोप और अमेरिका में पतंगबाजी को सिर्फ खेल ही नहीं समझा जाता, बल्कि पतंगबाजी के हवाले साइंस और जंग के शोबों में भी मिलते हैं। अमेरिकन डिप्लोमेट और साइंसदान बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग की मदद से तजर्बा करते हुए दरियाफ्त किया था कि आसमानी बिजली को अगर इसके गिरने वाली जगह से ज़मीन में जाने का वास्ता मिल जाए तो वो किसी नुकसान का बायस बने बगैर सीधा ज़मीन में समा जाती है। पतंगबाजी के ज़रिए की गई इस दरियाफ्त की वजह से ही आज तमाम दुनिया में बिजली की घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों को अर्थ कनेक्ट करके शॉर्ट सर्किट के नुकसानात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। टेलीफोन के मूजद ग्राहम बेल का नाम भी पतंगबाजी के ज़रिए तजर्बा करने वाले साइंसदानों के तौर पर लिया जाता है। 1890 के ज़माने में मौसमी हालात मापने वाले आलात पतंगों के ज़रिए फ़ज़ा में भेजे जाते थे। 1894 में एक साइंसदान लॉर्ड हरगोलियो ने हंगामी सूरत हाल में पतंगों के ज़रिए सामान की फ़ज़ाई नकलो हमल का तस्वर पेश किया। 1903 में सैमुअल फ्रैंकलिन ने पतंग के ज़रिए सर्फिंग करते हुए रूदबाद इंग्लिस्तान को अबूर किया। इसी तरह यूरोप में 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में ग्लाइडर नुमा पतंगों के ज़रिए जंगों के दौरान फ़ौजियों को ऊंचे मकामात तक पहुंचाने की मिसालें भी मिलती हैं। जंग अज़ीम दोम के दौरान फ्रांसीसी फ़ौजी पतंगों के ज़रिए दुश्मन की फ़ौजों पर बम फेंकने की वजह से मशहूर हुए। साइंस के मैदान में इंडिया और पाकिस्तान की हैसियत एक नकाल की सी है, इसलिए लाहौर में बैठकर यहाँ की पतंगबाजी और साइंस में कोई तल्लुक ढूंढना मुमकिन नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पतंगबाजी और पतंग साजी में यहाँ गुजरे ज़मानों की नस्बत कोई तब्दीली नहीं है। पुराने ज़माने की सादा पतंगों के मुकाबले में यहाँ
بعد کے زمانے میں جو پتنگیں بنائی گئیں ان کے نام پتنگ، گڈا، پری، لکھنؤ کاٹ اور کوپ وغیرہ رکھا گیا۔ ان پتنگوں کی تیاری اعلیٰ فن اور ہنر کا درجہ رکھتی ہے۔ بسنت کے نئے دور میں داخل ہونے کے بعد ہمارے ہاں پتنگ سازی کاٹیج انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ مرید کے اور کاموں کی میں کئی گھرانوں نے پتنگ سازی سے وابستہ ہو کر اسے مستقل روزگار بنایا تھا۔ اس کے علاوہ لاہور شہر میں بھی پتنگ سازوں کی وسیع تعداد پیدا ہوئی تھی۔ پتنگ بازی کے عروج کے دنوں میں لاہور میں موچی دروازہ اور باغبان پورہ کے علاقے پتنگ فروشوں کی بڑی مارکیٹوں کے طور پر سامنے آئے تھے۔ پھر جب دیو ہیکل پتنگوں کو اڑانے والی ڈور نے لوگوں کے گلے کاٹنے شروع کیے تو یہ پتنگ بازی کے سامان سے وابستہ مارکیٹیں اجڑ گئیں۔ آج ہم پتنگ بازی کو ثقافتی تہوار کے طور پر تو یاد کرتے ہیں، مگر اس بات کا اندازہ نہیں کرتے کہ ہزاروں لوگوں کو روزگار اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو خوشیاں دینے والے تہوار کے اجڑنے میں ہماری اپنی کوتاہیوں کا کتنا ہاتھ ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔